यूरोप और जापान के देशों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए अमेरिका का साथ देना ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने पहले इनसे कहा कि युद्ध में चले आओ, दिक्कतें हो रही हैं। इनने कहा यह हमारा युद्ध नहीं है। बोले कोई बात नहीं, याद रखना दिक्कतें तुम तक चलकर आएंगी, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। वो दिक्कत क्या थी कि एक तरफ तुम्हें रशिया से तेल खरीदना और गैस खरीदना मना करवा दिया, दूसरी तरफ हॉर्मुज बंद है, तीसरा तो मैं ही हूं, सप्लाई रोक दी तो तुम अपने आप घुटने टिका दोगे। हुआ भी यही साथियों। अमेरिका ने प्यार से जिस बात को समझाने का प्रयास किया वो यूरोप को समझ में आई, क्योंकि उन्हें यह दिखाई दिया कि हमारी आवश्यकता की पूर्ति करने वाला, आंकड़े उठाकर देखिए ना आप, 80% ऑफ एलएनजी इंपोर्ट 2030 तक अमेरिका कंप्लीट करेगा यूरोप की। आप इस तरह से देखिए कि जहां 2021 में यूरोप 121 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस सप्लाई किया था, वो आज 37 बिलियन पर रह गया है, और अमेरिका जहां 21 पे खड़ा था वो 81 पर चला गया। 4 टाइम्स ज्यादा अमेरिका ने यूरोप से विकल्प छीन लिया। आपके सामने ये जो 6 देश दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए ट्रंप का साथ देने का ऐलान कर दिया है। ये 6 देश हैं: ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और जापान। जो देश अब तक किनारा कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि वो अब समुद्री मार्ग से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा के लिए सैन्य और कूटनीतिक सहयोग देने की प्रतिबद्धता में हैं। मतलब कि अब ये लोग भी सेना भेजेंगे और डिप्लोमेसी से बातचीत करने का रास्ता अपनाएंगे। इन 6 देशों ने ईरान के हमलों की निंदा की है, ईरान पर हुए हमलों की नहीं। इनका कहना है कि ईरान ने जो हमले किए उनसे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर असर पड़ा है। मैंने आपको कल भी जब सेशन साझा किया था तब कहा था कि एलपीजी संकट अब उत्पन्न होने वाला है। कारण बताया था कि कतर के जो मेन रिफाइनरी है उस पर जब हमला ईरान ने किया तो वर्ल्ड का 20% एलएनजी सप्लाई प्रभावित हो गया। इसके बाद ये देश इकट्ठा होकर निकले। मतलब आप समझिए कि ट्रंप ने पहले इन सबसे डिमांड की आ जाओ, ये सब मना करते रहे हम नहीं आएंगे। इजराइल ने साउथ पर्स पर हमला किया, ईरान के हमला किया तो ईरान ने बदला लिया कतर से बदला लिया, कतर पर गोला गिरा, उसकी ऑयल सप्लाई रुकी, उसने एलएनजी सप्लाई रोकी। जैसे ही उसने रोकी, सबके दुनिया भर के देशों के पास अचानक एलएनजी का क्राइसिस दिखाई देने लगा। एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रोक रखा है और एक तरफ जहां प्रोडक्शन हो रखा है वहां मार कर दिया। यानबू पोर्ट पर मार कर दिया, यानी कि जो सऊदी अरब का दूसरा पोर्ट रेड सी वाला था उस पर पोर्ट पर मार कर दिया। तो ये सब स्थितियां पश्चिमी देशों के लिए बहुत ज्यादा घुटन जैसी स्थिति हो गई। तो ये लोग मजबूरन बाहर निकल कर आए। कल इन्होंने बकायदा एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया और उस जॉइंट स्टेटमेंट में इन्होंने अपनी तरफ से कहा कि हम अब पूरी तरह से तैयार हैं सेफ पासेज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दिलाने के लिए। लेकिन इन सबके तैयार होने से क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, यह बड़ा सवाल है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ऑलरेडी जिन देशों ने साथ देने का कहा है अमेरिका उन सब में सबसे पावरफुल पहले से ही है। ऐसा नहीं था कि युद्ध कोई और देश लड़ रहा था और अमेरिका अब साथ आ गया हो। अमेरिका जो खुद युद्ध लड़ते हुए 3 हफ्ते बिता चुका है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलवा पाया। तो इन देशों के आने से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, ये गलतफहमी हो सकती है। लेकिन फायदा क्या हो सकता है कि अमेरिका जो अभी वर्ल्ड में अकेला पड़ रहा था, जिस तरह का नैरेटिव बनता जा रहा था कि अमेरिका इजराइल के कारण कूद गया लेकिन दुनिया का कोई देश साथ नहीं है, इस नैरेटिव वॉर में वो अब थोड़ी बढ़त बना लेगा कि अमेरिका के साथ भी लोग जुड़े हैं। अदरवाइज अमेरिका के साथ साथ दुनिया का कोई भी देश अगर पावरफुल जुड़ता तो ईरान तो पहले ही कह चुका ना कि जब मैं अमेरिका से नहीं डरा तो तुम्हारी तो मिसाल ही क्या है। ऐसे में सारे देश जो इनके जुड़े, उनका तो अपनी तरफ से रेडीनेस आया ही। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, जापान ने तो जॉइंट स्टेटमेंट दिया ही दिया। कनाडा भी थोड़ी देर बाद अपना स्टेटमेंट दे दिया। यानी कि अमेरिका के साथ 7 और देश आकर के स्टेटमेंट दिए कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम खुलवाना चाहते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो वाली बोटल नेक जिसके चलते एक तरह से चिकन नेक ही समझिए पर्शियन गल्फ की, जिसको निकलने ईरान दे नहीं रहा है और दुनिया में ऑयल की प्राइसेस किल्लत खड़ी हो गई हैं। एक बात समझने की है कि अमेरिका ने जब से रशिया के ऊपर ऑयल सप्लाई प्रतिबंधित की है, ऑयल और गैस यूरोप को लेने से रूस से रोका है, तब से यह किल्लत ज्यादा दिखाई देने लगी है। इससे पहले अगर रूस ऑयल सप्लाई करने के लिए उपलब्ध होता तो शायद यह इतनी ज्यादा दिक्कत खड़ी ना होती। अगर अमेरिका वेनेजुएला पर स्ट्रेटेजिक हमला करके उसे बहुत पहले ही इस तरह से उपलब्ध करा दिया होता कि चलो हां
अब वेनेजुएला का तेल और गैस मिलता रहेगा, वैसा हुआ नहीं। रशिया से तेल प्रतिबंधित था, प्रतिबंधित आज भी है। उसके बाद में जो समुद्र में घूम रहे जहाज हैं उनको खरीदने की बात करी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया तो सप्लाई बाधित हो गई। सप्लाई बाधित हुई तो ऑयल प्राइसेस अब बढ़कर के जहां $60 प्रति बैरल चल रहे थे, अब $150 प्रति बैरल तक, 3 गुना तक बढ़ गए हैं। इसी के चलते इन देशों को अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति के लिए आना ही पड़ा। मतलब यह कहानी कुछ ऐसी हो गई कि यूरोप अब जिस तरह से कहते हैं ना कि भाई खुद ही जबरदस्ती इस युद्ध में शामिल हो गया। इसको शामिल करने के लिए कोई भी, ना तो यह यूरोप खुद तैयार था और ना ही अमेरिका चाहता था कि मैं यूरोप को लेकर जाऊंगा, लेकिन मजबूरी यह फंस गई कि उसको किल्लत खड़ी हो गई है। आप सभी को याद होगा रशिया यूक्रेन युद्ध के चलते 2022 के बाद यूरोप ने अमेरिका के कहने पर रशिया से तेल परचेज करना बंद किया था। यह तय कर दिया था कि 2027 तक यूरोपियन देश रशिया से एलएनजी सप्लाई नहीं लेंगे। एक बात यहां पर जानना जरूरी है। जरूरी यह है कि आप और हमारे लिए एलएनजी शायद इतनी महत्वपूर्ण ना होती हो। हम पेट्रोल डीजल पर ज्यादा डिपेंडेंट हैं, एलपीजी पर ज्यादा डिपेंडेंट हैं, लेकिन एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो कि मीथेन गैस होती है, CH4 गैस होती है, उस गैस पर यूरोप की निर्भरता बहुत ज्यादा है। और उसके पीछे का कारण है यूरोप जिस क्षेत्र में पड़ता है, डेट इज टेम्परेट रीजन, जहां बर्फ ज्यादा पड़ती है, सर्दी ज्यादा होती है, वहां पर घरों को गर्म रखने के लिए एलएनजी का हीटर पूरे घरों में चलता रहता है। घरों को अंदर से वार्म करने के लिए एलएनजी सप्लाई का इस्तेमाल किया जाता है। रशिया इनके लिए एक बहुत बड़ा सप्लायर हुआ करता था। अमेरिका ने यूरोप को सबसे पहले रूस से एलएनजी परचेज करने पर रोक लगाई कि तुम यहां से परचेज नहीं करोगे अगर तुम वाकई में यूक्रेन का साथ देना चाहते हो। ये लोग तैयार हो गए। अच्छा, इसके बाद यूरोप ने अल्टरनेट तैयार किया अपने ही एक देश को जिसका नाम था नॉर्वे, कि भैया तुम हमें गैस भेजना, और दूसरा देश बना अमेरिका। बस यहीं से सारा खेल बिगड़ना शुरू हुआ। अमेरिका यूरोप के लिए गैस का एकमात्र सप्लायर बन गया नॉर्वे के अलावा, क्योंकि एक तो अपने ही यूरोप का एक देश है और एक अलग से अगर बना तो वो यूएसए था। यूरोप की कुल एलएनजी आवश्यकता का जो इंपोर्ट होता है उस इंपोर्ट का 80% 2030 तक अमेरिका अकेला करेगा। अब आप सोचकर देखिए, डिपेंडेंसी में अगर आप सारा की सारा एलएनजी एक देश से परचेज कर रहे हैं तो उसकी नेगोशिएटिंग पावर कितनी हाई होगी। आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारत लगभग 40% ऑयल इंपोर्ट करता है। अगर सोचकर देखिए 80% हमारी निर्भरता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर होती तो हमारा हाल क्या होता। जो हाल आज जापान का हो रहा है, जापान का लगभग 75% ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर ही निकलता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बाधित हुई तो जापान की इकोनॉमी में नुकसान आना शुरू हो गया। ऐसे में अमेरिका यूरोप ने अपना एकमात्र विकल्प बनाकर रख लिया। ट्रंप ने इसी का फायदा उठाया। इस इजराइल, अमेरिका, ईरान, इन सब के युद्ध में जैसे जैसे पार्टीज कंट्री बनती चली जा रही हैं, उनमें एक स्टेप और होना अपेक्षित है, और वो ये कि कुछ ही दिनों के अंदर पश्चिम एशिया के रिमेनिंग देश यूएई, सऊदी, कतर, बहरीन, ये सब भी अगर जुड़ गए कि चलो अब ईरान पर हमला करेंगे, तो ये बहुत ही घातक हमले हो सकते हैं। देखना होगा आने वाले समय में ये कितने दिन के अंदर हमले समाप्त होते हैं। बदले में अपडेट के अंदर जानकारी यह है कि ईरान ने अमेरिका के F-35 को निशाना बना दिया है, जिस पर मैं डिटेल जानकारी कुछ ही देर में आप लोगों के साथ साझा करूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों के साथ साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।